अमेरिका की जंग खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहां कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी, लेकिन ईरान ने खास तरीके से वहां पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीकाकार ये है कि ये स्लो और तेज रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुंचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मर्तबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे, तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता, अमेरिका की बेसेस या उसके बैरी जहाज या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएं और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज्यादा से ज्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाकयात हुए जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं, ज्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की है। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा इन मुल्कों में गए थे और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ्फुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट अब चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहां क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ्फुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ्फुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वे कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीजों को सामने रख के की है। अब देखते हैं। दूसरा, आपको याद है इंडोनेशिया के सदर ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसकी ऑडियो भी बाद में आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी आदमी ने सबसे ज्यादा नंबर कमाए हैं और कमाल किस्म की डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की है तो वो इंडोनेशिया के सदर ने की है। अब वो इंडोनेशिया भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और जो स्टेटमेंट आया इंडोनेशिया के वजीर खारजा की जानिब से, वो स्टेटमेंट सुनने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज ही करार दे दिया है। यानी ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बनाया जिसका मकसद गजा में अमन कायम करना था। इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ, फौजी भेजने का वादा किया और तजारती रियायतें भी दी। लेकिन मार्च 2026 में अमेरिका और इसराइल ने खुद ईरान पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में जंग भड़क उठी। इस पर इंडोनेशिया के वजीर खारजा ने बोर्ड ऑफ पीस की तमाम बातचीत मुअत्तल कर दी और सदर प्राबोवो ने कहा कि अगर ये बोर्ड फलस्तीनियों के लिए फायदेमंद साबित ना हुआ तो इंडोनेशिया इससे निकल जाएगा। इंडोनेशिया का कहना है कि जो प्लेटफॉर्म अमन के नाम पर बना था उसी के बानी ने नई जंग छेड़ दी है, यानी धोखा हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि इंडोनेशिया जो थोड़ा अरसा पहले तक उनका सदर जो है वो टका के जूते पॉलिश कर रहा था, अब वो खड़ा हो गया। और ये जुर्रत उसको कैसे आई? वो ईरान से आई। उसने देखा कि ईरान कुट रहे हैं अमेरिका, हम इनको क्या समझते थे, ये क्या निकल आए।
और उसके बाद उन्होंने ये भी देख लिया कि मिडिल ईस्ट के लोग भी उनके खिलाफ हो रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमारे तहफ्फुज़ में नाकाम रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कुछ लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के लिए भी। जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक होश नहीं आई। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये नहीं है ना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉब्लम कोई फॉरेन पॉलिसी या ये चीजें नहीं है, वो तो कोई भी हुकूमत होगी चला ही लेगी। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो गंद मार रहे हैं ना, वो असल उनका मसला है। जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, अदलिया को यरगमाल कर दिया है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फौजी अदालतें बना के सजाएं दे रही है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया, ये चीजें पाकिस्तान के अंदर जो है, इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए और सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को दबाने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है। जो मौजूदा रजीम है, इसका कोई उसूलों के साथ ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के फायदे नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लत टोला है वो अपने मफाद के लिए सारी पॉलिसी बना रहा है। एक और चीज, ये तो हो गया इंडोनेशिया, पाकिस्तान को तो होश आनी नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। ये बड़ी खुशाइंद बात। जिन ममालिक को, तुर्की को, अजरबैजान को, इराक को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहाँ पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गया बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान ने 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इत्तला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना खतरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना खतरा नहीं था जितना खतरा अब है। ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है, तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी, और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे, जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना के रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहां पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में, जिसके बाद ये लड़ाई न सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीजें, यूरोप में ये चीजें बहुत छप रही हैं, कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाजा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी, हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वजीर तवानाई है, उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फी बैरल।
और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामला रुक जाएंगे, एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बर्तानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मुयसर नहीं है, तो कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको खैर, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग खराब हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छेड़ सकता हूँ। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ईरान के अंदर इतनी दवाई फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था? अब मजहबी जंग पे आ गया। अगर तो आपने हथियार खत्म करने थे तो आप स्कूलों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और वो साबित हो चुका है कि स्कूल के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था, जिसके ऊपर ईरान में बहुत गम और गुस्सा है। नाज़रीन, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं बैनुल अक़वामी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जो फुटेज है वो जारी ना करें, तस्वीर जारी ना करें, क्योंकि सैटेलाइट वाली तस्वीर जब आती हैं तो उनका कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं लोग कि अमेरिकी अड्डे कितने पहले थे और कितने अब हैं, यानी किस हालत में थे और अब किस हालत में, इनके रडार पहले किस हालत में थे अब कैसे हैं, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पे जारी ना करें, बेशक उसमें टाइम ले लें, 3-4 दिन के बाद जारी करें, लेकिन फौरी तौर पे जारी ना करें। इसराइल भी रोक रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, बहुत सारा मलबा वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी कवरेज ना करे आलमी मीडिया, जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते हैं ये कर लें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसराइली शहरी, ये 1 हफ्ते की लड़ाई है जिसके अंदर ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। वो नीचे बंकर्स के अंदर है, वो नीचे सुरंगों के अंदर है, ज़ेरे ज़मीन जो उनकी पनाहगाहें हैं उसके अंदर है, और वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं, सारा दिन वहाँ सायरन बजते रहते हैं। तो वो ज़हनी कोफ्त का और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं। जबकि ईरानी जिनकी इतनी सारी शहादतें हो गई वो सड़कों पर फिर रहे हैं, इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं। वो एक जगह पे ईरानी एहतजाज करते हैं, वहां धमाके हुए और वो वहां से हिले भी नहीं, वहीं खड़े होकर उन्होंने खैबर खैबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, हैदर हैदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये नारे उन्हें ताकत देते हैं। वो आजाद होते चले जा रहे हैं और ये तनाव का और बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, और ये फोबिया में मुब्तला हो जाएगी पूरी की पूरी कौम, जो इसराइल इनके साथ करवा रहा है इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कर्जे कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्जों की। इनको नए जहाज चाहिए, अय्याशी चाहिए, उन जहाजों में अपनी नौकरानियां, अपनी बेटियां, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब। इन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज लेकर। और मजे की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरियम नवाज ने पूरा कर दिया। मरियम नवाज का जो जहाज है उसके गैर मुल्की पायलट है और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे हैं, एक की पता नहीं $32,000, ऐसे कुछ ज्यादा तनख्वाहें उनकी।
तो ये अब जो पायलट्स हैं मरियम नवाज के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है कि जैसी इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। अब जरा कर्जों वाले मामले पे आ जाए कि अयाशियां इनकी आप देख लें और कर्जे देख लें आप। वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्जों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्जे लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्जे में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्जों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहां पे हैं? यानी रोजाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं वो लगा कहां रहे हैं? वो पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो अवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया अपने जहाज। ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल करते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक और चीज में फंस गए। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो है उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीजों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर लिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर। फौजी अदालतों के मामले पर, अदलिया की आजादी जो सलब की गई उस मामले पर, इजहार राय पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस मामले पर, कानून की हुक्मरानी और दौलत मुश्तरका के चार्टर में दर्ज दीगर उसूलों की जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं उस मामले पर, खसूसन जो हालिया आईनी तरामीम की गई हैं इन मामलात पर, सोशल मीडिया पे होने वाली गिरफ्तारियों पर, जबरी गुमशुदगियों पर और इमरान खान की मुसलसल कैद पर। डार साहब ने तो बहाना बना दिया कि जनाब ईरान की जंग लगी हुई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें खत लिखकर जवाब दें इन सारे सवालों का जो हमने आपको भिजवाया है। ये कर क्या सकते हैं? ये सरजनिश कर सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं और पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये 2 मरतबा पाकिस्तान की रुकनीयत पहले मुअत्तल हुई है। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था और उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो पाकिस्तान की रुकनीयत 2 मरतबा मुअत्तल हुई है। और अब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की रुकनीयत खतरे में पड़ सकती है अगर इन्होंने मुतमईन ना किया तो। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं शर्ली बोचवे, इन्होंने ये लेटर लिखा, इन्होंने क्या जवाब दे। अब इसमें पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो सकता है? इमदाद की बंदिश हो सकती है, तजारती पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक और मुसीबत में पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बात तो इन्होंने आना नहीं। खौफ इनको सिर्फ ये है कि इमरान खान बाहर आ गया तो पता नहीं आसिम मुनीर साहब के साथ क्या करेगा। तो आसिम मुनीर साहब अपने खौफ के बुत को नहीं तोड़ रहे और उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। पाकिस्तान का इदारा और पाकिस्तान की अवाम इतनी दूर चले गए हैं, इतनी बड़ी खलीज पैदा हो गई है जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये सिर्फ एक शख्स की जिद और अना की वजह से हुआ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।